हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आपको भी अब पता होगा कि हमने कई सारी चीजें इस लेसन में कंप्लीट कर ली हैं। वैसे हम बता दें जानकारी के लिए कि क्लास 10th का तीसरा चैप्टर हम लोग साइंस का पढ़ रहे हैं, धातु अधातु। ठीक है, जिसमें से आज हम लोग धातुओं की उपस्थिति के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर धातु कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, इन सब चीज के बारे में। ठीक है, तो समझ में आ गया इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, मतलब है ना। और आपको भी पता होगा कि भैया हम लोगों ने धातुएं क्या होती हैं पढ़ लिया, धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक रासायनिक गुण सब कुछ पढ़ रखा है ना। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है, अगर नहीं पता होता है तो, है ना। क्वेश्चन उठता है कि भैया बताओ, ये धातुएं हैं, हमने कॉपर पढ़ा, गोल्ड पढ़ा, सोना पढ़ा, चांदी पढ़ा, एल्युमिनियम पढ़ा, ये सब पाए कहाँ जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अब पढ़ तो लिया कि हाँ धातुएं होती हैं, हम जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसे धातुएं बोलेंगे, लेकिन ये पाई कहाँ जाती हैं, तो हम लोग इन्हीं उपस्थिति के बारे में बात करेंगे कि पाई कहाँ पर जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। वो चीज हमने यहाँ पर लिखा है बहुत ही शार्ट में। आप देखेंगे किताबों में इसका पूरा पन्ना भरा हुआ है। मैं कहता हूँ इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इस कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है। ठीक है, जो जो चीज जरूरी मैं उसे भी बता दूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मुक्त अवस्था के बारे में। उपस्थिति का मतलब है कि कहां पर पाई जाती है, कहां कहां पर। तो एक मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब देखिए, जो धातुएं कम क्रियाशील होती है, ठीक है, कम क्रियाशील, यहां पर आप लिख सकते हैं चाहे, मतलब कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, जो कम क्रियाशील होती है। ठीक है, कम क्रियाशील होती है, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एजी का मतलब है आपका सिल्वर, ठीक है, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब कुछ धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि आपने सोने की खदानों का नाम सुना है कि नहीं, सुना होगा कि सोना जो है खदान से खोद के निकाला जाता है कि नहीं। चांदी भी वैसे, प्लेटिनम भी वैसे। तो इसका मतलब ये है कि ये भैया अगर हो सकता है कि ये आपको कहीं जमीन खोदो तो हो सकता है आपको वहां पर मिल जाए बढ़िया केवल सोना, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोना है तो बस केवल सोना सोना आप खोद के निकाल लो। समझ में आया मुक्त अवस्था का मतलब आप समझ में आया ना। वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका सिल्वर, सोना और प्लेटिनम, कुछ प्रमुख धातुओं के नाम हो गए। ये क्लियर हो गया ना। मुक्त अवस्था अब आपको समझ में आ गया है। अब आपको समझना है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो धातु होती है वह स्वयं ना मिल करके किसी अन्य धातुओं के साथ मिल करके पाई जाती है। ठीक है, मतलब जुड़ी होती है किसी न किसी के साथ में। जैसे अब ये क्या होंगी, ये ज्यादा क्रियाशील होती है, ये क्या होती हैं, ज्यादा क्रियाशील होती हैं, है कि नहीं। जैसे समझने के लिए उदाहरण मैं आपको साधारण से बताऊं, जैसे कुछ लड़के जो क्लास में थोड़ा उधम मचाने वाले होते हैं ना, तो उसमें से जो सीधा लड़का होगा ना वो आपको हमेशा अकेला मिल जाएगा इनकी तरह। मुक्त अवस्था में वो दुनिया ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। वो अकेला भी बैठ सकता है, टीचर ना रहे तो भी वो शांत बैठ सकता है, और टीचर रहे तो वो शांत बैठेगा ही बैठेगा। मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एक लड़के जो उधूम मचाने वाले होते हैं वो अपने साथ, जैसे वो पेशाब करने भी, टॉयलेट के लिए भी कहीं जाएंगे ना, तो साथ में एक लड़के को लेकर जाएंगे। कहीं कुछ लाने गए, हो सकता है टीचर अगर बोल दे, कभी कभी तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि जाओ चाक ले आओ, तो उसमें भी दो लड़के भाग कर जाते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये संयुक्त अवस्था कहलाती है, मतलब जब एक धातु दूसरे धातुओं के साथ पाई जाती है, धातु या अधातु किसी के साथ भी पाई जाती है। समझ में आया ना ये चीज। तो मुक्त अवस्था का मतलब वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो ज्यादा क्रियाशील होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपका सोडियम, आप सभी ने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी पढ़ा कि सोडियम क्या होती है, ज्यादा क्रियाशील तत्व होती है। अब ये ज्यादा क्रियाशील तत्व होती है तो ये तुरंत किसी न किसी धातु के साथ जुड़ जाती है।
अधातु के साथ जुड़ जाती है, मतलब किसी न किसी तत्व के साथ जुड़ करके ही मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए नमक NaCl, इसमें देखो सोडियम है लेकिन सिंगल नहीं है, अलग अलग है। समझ में आ गया ना। और इसी सोडियम का यूज जादूगर लोग जादू दिखाने के लिए भी करते हैं। कभी अगर आपने देखा हो तो वो जैसे हाथ से ऐसे निकालते हैं, फेंकेंगे या हवा में उछालेंगे तो उसमें आग लग जाती है। तो वो सोडियम धातु होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, इसी कारण तुरंत ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इसमें आग लग जाती है। ठीक है। उसके बाद आप सभी ने कैल्शियम को पढ़ा, कैल्शियम के बारे में आपने पढ़ा। कैल्शियम भी ज्यादातर आपको संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है कि नहीं। जैसे आप जो चूना यूज करते हैं, जैसे ये चाक है सिंपली, इसमें भी कैल्शियम है, लेकिन इसमें कैल्शियम कहाँ वो नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ कैल्शियम कहाँ। उसके बाद आयरन, आयरन भी कई बार होता है कि दूसरी धातु की, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आयरन संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। आपने लोहा देखा है ना, लोहा हो गया, और लोहा अन्य धातु या अधातु मतलब सीधा सीधा तत्वों के साथ मिलकर भी पाई जाती है। मतलब ये दोनों तरीके से पाई जाती है, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में भी। ठीक है। उसके बाद जिंक और कॉपर, ये कुछ उदाहरण हमने और लिख दिए। तो इतना समझ में आ गया ना कि मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं और कौन कौन सी हैं, संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाएंगी। अब हम जान लेते हैं मिश्रित अवस्था, मतलब एक ऐसी अवस्था जो जिसमें जो धातु होता है दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। जैसे क्लास का हम उदाहरण दे रहे हैं ना, बच्चों का उदाहरण दे रहे हैं कि भैया देखो क्लास में कुछ लड़के होते हैं शांत होते हैं और कुछ होते हैं संयुक्त, है कि नहीं। उसी तरीके से लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो बीच में होते हैं, मतलब कभी शांत हो जाते हैं और कभी जो लड़के थोड़ा शरारत करके उनके साथ हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से मिश्रित उनको बोल सकते हैं। तो मिश्रित अवस्था का मतलब है इसमें वे धातुएं आती हैं जो मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर हो गया, Ag का मतलब सिल्वर हो गया, आपका सिल्वर हिंदी में से चांदी बोलते हैं ना। Ap आयरन, आयरन का मतलब लोहा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि सिंपली अब आपको पता चल गया है कि भैया जो धातुएं हैं ना ये तीन अवस्था में प्रमुख रूप से पाई जाती है, एक मुक्त अवस्था, एक संयुक्त अवस्था और एक आपकी लास्ट मिश्रित अवस्था। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद भाई मान लो ये पाई गई, अब पाए जाने के बाद में एक और टॉपिक हमारा आता है प्रमुख रूप से खनिज। कई बार ध्यान दीजिएगा पेपर में एग्जाम में अंतर आता है कि खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको नहीं बताया ना, हमने आपको केवल पढ़ाया और समझाया, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि खनिज किसे कहते हैं। कई बार पेपर में एग्जाम में हमारे आता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, या आधात्री किसे कहते हैं। मतलब ये तीन आपके जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए खनिज का मतलब क्या होता है। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। प्रकृति में, जैसे प्रकृति का मतलब क्या हो, नेचुरल है कि नहीं, नेचर, ये हमारा आसपास, ये पृथ्वी, पृथ्वी के में देखिए कुछ धातुएं होती हैं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। मतलब जो धातुएं होती हैं जिस रूप में पाई जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए, धातुएं हैं प्रकृति में जिस रूप में भी पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जिस रूप में का मतलब हो सकता है वो मिट्टी के साथ मिली हो सकता है वो कई सारी धातुएं आपस में मिली हो, कई सारे धातु अधातु आपस में मिले हो, मतलब जिस भी अवस्था में पाए जाएंगे ना उसे हम क्या बोलेंगे, खनिज। समझ में आया ना। अगर ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, याद करने में कठिनाई हो रही हो, तब आप ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, आप इसकी जगह पर काट करके क्या लिख सकते हैं, प्रकृति में धातुएं जिस, यहां पर केवल आप इसकी इतने की जगह पर जिस लिख लीजिए, जिस रूप में पाई जाती है, और ये के को काट दीजिए, जिस रूप में पाई जाती है, किसी भी रूप में हो, आपको उससे मतलब नहीं है।
ठीक है, प्रकृति में धातुएं जिस भी रूप में पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको 10 का सिक्का मिला, जिस रूप में मिला, मतलब उसमें मिट्टी लगा है ना, मिट्टी लगी हो या फिर कोई पत्ती से ढका रहा हो, है ना, या फिर उसमें जंग लगा हो, जिस भी रूप में पाया जाएगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, खनिज। समझ में आया ना, मतलब जिस भी अवस्था में हो, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो अच्छा है या खराब है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, अगर जो धातु है जिस रूप में भी पाया जाएगा हम उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसी में आपकी दो परिभाषाएं हो गई, पहली जो ये साफ साफ लिखी है, दूसरी ये जो साफ साफ नहीं लिखी, मतलब इसकी जगह पर आप काट करके, इतने की जगह पे काट के जिसको लिख सकते हैं कि प्रकृति में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं या फिर जिस अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये कॉपर पाइराइट का सूत्र लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, याद करने की जरूरी चीज है। अब ये आपका इतना मैं भाई गारंटी तो नहीं दे सकता कि पेपर में आ ही जाएगा, मैं झूठ क्यों बोलूं, है कि नहीं, लेकिन आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। और ये जैसे कॉपर पाइराइट देखिए, इसमें कॉपर भी मिला है, आयरन भी मिला है और सल्फर भी मिला है, तीन चीजें एक ही में मिक्स है। तो अब अगर आपको कहीं खोजा, मतलब जमीन की खुदाई की, आप खोदने के बाद में आपको कॉपर पाइराइट मिल गया, तो आप इससे लोहे को अलग कर सकते हैं, कॉपर को अलग कर सकते हैं, सल्फर को चाहे तो अलग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जिस भी अवस्था में पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज। तो हमारा उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आधात्री के बारे में पढ़ते हैं कि आधात्री, इसको ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स भी बोलते हैं भाई, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स भी कहते हैं इसी को गैंग शब्द भी यूज किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश में गैंग शब्द यूज करते हैं, हमने हिंदी में लिख दिया है। तो अगर आपसे आधात्री पूछे तो भी यही बताना है, आपसे अगर मैट्रिक्स पूछे तो भी यही बताना है, गैंग पूछे तो भी यही बताना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एक एक चीज को अगर आपको जानकारी रहेगी तो कंफ्यूजन वैसे भी कम हो जाती है, हमेशा, है कि नहीं, ये हमेशा होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये व्यवहारिक जीवन में हम लोगों के भी लागू होता है कि नहीं। आपको पता है कि हाँ कांटा गड़ गया है, अगर आपको जानकारी है कि हाँ हम इसको निकाल देंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है कि कंफ्यूज हो गए कि अभी इसको कांटे को निकालेंगे तो पता लगे खून न निकलने लगे, है कि नहीं, तो वैसे इतना बेवकूफी भरा कौन सोच सकता है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर जहां पर भी जानकारी होती है आपकी दुविधा वहां पर समाप्त हो जाती है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान दीजिएगा, हम भी ध्यान देंगे इसको, है कि नहीं। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कभी कभी कहां से बातें निकलने लगती है और अच्छी अच्छी, है कि नहीं, समझने वाली बातें। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि आधात्री, नहीं समझ में आया क्योंकि अभी हमने बताया नहीं, बता देते हैं। देखिए, खनिज में उपस्थित अशुद्धियों को आधात्री बोलते हैं। कुछ नहीं करना भैया, आपने जमीन से खोदा, आपने खनिज को निकाला, अब जब कॉपर पाइराइट को जैसे आपने निकाला ना तो उसमें देख रहे हैं कि इसमें कंकड़, पत्थर, रेत, दुनिया भर का अचड़ा कचड़ा भरा पड़ा, तो उसी को आधात्री बोलते हैं। समझ में आया ना, आधात्री मतलब कचड़ा, आधात्री मतलब जो रेत, मिट्टी, कण, जो आधात्री मतलब अशुद्धियां, सीधा सीधा आप यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में अशुद्धियां लिख लीजिए, बस केवल आपको इसे पकड़ लेना है और ये आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो आधात्री किसे कहते हैं, खनिज में जो अशुद्धियां पाई जाती है उन्हीं को आधात्री कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेत हो गया, है ना, मिट्टी के कण हो गए, कंकड़, पत्थर, बालू, गिट्टी, सरिया, कर दो अपने मन से जो करना है, सरिया वरिया मत करना, बालू गिट्टी मिट्टी में सरिया थोड़ी पाई जाएगी, है नहीं। तो ये आपका आधात्री क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अयस्क हम पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई कि खनिज और अयस्क में अंतर आता है, पेपर में पूछा जाता है, हमने इसको पहले ही बता दिया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो अयस्क अगर हम पढ़ेंगे, देखिए अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है, ठीक है। मतलब
वे खनिज मतलब वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण का मतलब निकालना। जैसे उदाहरण के लिए हमने कॉपर पायराइट क्या है? खनिज है ना। तो खनिज से हमें धातु को, मान लीजिए आयरन को हमें अलग करना है, लोहे को निकालना है, हमें लोहा को हमें प्राप्त करना है, तो निष्कर्षण आसानी से किया जा सके, मतलब कि खनिज से अगर धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब कोई भी खनिज है, खनिज से अगर आप धातु को आसानी से निकाल सकते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। और मान लो उदाहरण के लिए भैया कि आपने जमीन के घर पर बढ़िया आलू लगा रहे थे, जैसे घर पर, ठीक है, उदाहरण के बेस पर अगर इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे आप घर पर आलू लगा रहे थे, आपके मतलब खेत था, खेत पर भीड़ थी कहीं पर, तो घर वालों ने प्लान किया कि इस बार हम यहाँ पर आलू लगाएंगे। आपने खुदाई करना शुरू किया, वहां पर जुतवाया उसको, तो पता लगा कि एक थोड़ा सा गड्ढा मिला, कुछ भी मतलब ऐसे करके गड्ढा मिला, और उसमें आपको सोने की तरह कुछ दिखा, इतना मतलब छोटा सा, मक्खी के मूड़ के जैसा, हेड के बराबर। अब आपको उसे निकालना है, मतलब आपको पता लग गया कि ये सोना है, लेकिन वहां पर बड़ा सा पत्थर है, इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा एक मक्खी के मूड़ के बराबर सोना है। अब आपको उसे निकालना है, तो वो तो खनिज हो गया भाई, कंकड़ के साथ में वो सोना क्या हो गया? खनिज हो गया। अब अगर हम उस खनिज से सोने को निकाल लेंगे, अगर आसानी से निकल रहा तभी हम उसे अयस्क कहेंगे, नहीं तो अयस्क नहीं कहेंगे, ठीक है। अब हमें उतना बड़ा पत्थर को तोड़ने के लिए पता लग रहा है कि जेसीबी मशीन बुलानी पड़ रही है, और 10 मजदूर काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा सोना 2000 रुपये का होगा मान लो, और उसमें खर्च आ रहा है 20,000 रुपये का, ठीक है, तो हम फिर उसे अयस्क नहीं कहेंगे भैया। बात समझिए आप, हम फिर उसे अयस्क नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुगमता पूर्वक थोड़ी निकाला जा रहा है। अब भाई जितना उसकी कीमत है उससे ज्यादा तो खर्च आ रहा है, तो उसे हम क्या अयस्क नहीं कहेंगे, ठीक है। और कई बार, इसीलिए इस बात को आप समझिए कि कई बार हमारे एग्जाम में आता है कि क्या कारण है कि सभी जो खनिज होते हैं अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते, ठीक है। मतलब देखिए, जो खनिज हैं वो तो अयस्क होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं भी, मुझे लग रहा थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सभी अयस्क, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, मैं लिख देता हूं, नहीं तो ये सब गलत हो जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। मतलब अब तो इतना क्लियर हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया। सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि भाई अयस्क तो वो किससे प्राप्त करेंगे? हम खनिज से, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, है कि नहीं भाई? मान लीजिए कि आप अयस्क किसे कहेंगे? जो खनिज से प्राप्त होगा, लेकिन क्या सभी खनिज से अयस्क प्राप्त किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। जैसे अभी हमने जो कंकड़ का उदाहरण बताया, थोड़े सोने का, तो वो तो खनिज है, उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे। तो समझ में आया ना कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस पर क्लियर किया है, समझने का प्रयास किया है ना। अब हम लोग जो अयस्क होते हैं, कई प्रकार से इनका मतलब विभाजन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, अब हम उसे भी देख लेते हैं। इतना इसमें तो भाई इतना ध्यान दे लीजिएगा, ये आपको याद करना फिक्स है, समझना फिक्स है, आपको समझना मतलब आना चाहिए सीधी सीधी बात। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसे भी देख लेते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देख लेते हैं
अयस्कों का वर्गीकरण। ठीक है, इनका वर्गीकरण देखिए प्रकृति के आधार पर किया गया। ठीक है, किस रूप में पाए जाते हैं उसके आधार पर। तो सबसे पहले चार प्रमुख रूप से, वैसे कई सारे होते हैं लेकिन प्रमुख रूप से हमारे जो सिलेबस में है अभी हमें फिर से वही ध्यान देना है। ऑक्साइड अयस्क, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क और क्लोराइड अयस्क। ठीक है, देखिए ये जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि किन्हीं दो ऑक्साइड अयस्क के नाम बताइए। ठीक है, या फिर आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का नाम बताइए। ध्यान दीजिएगा, पेपर में बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहां से मतलब इस तरीके से आपके इसका वर्गीकरण नहीं पूछेगा कभी भी, मतलब ज्यादातर नहीं पूछेगा। आपसे केवल ये पूछेगा कि जो आयरन होता है लोहे के दो अयस्कों के नाम बताइए, तब आपको क्या बताना, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज देखिए, ऑक्साइड अयस्क का मतलब है कि जो भी धातुएं हमारे पास उनके कौन कौन से ऑक्साइड हैं जो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है बॉक्साइड। देखिए आप कैसे गेस करेंगे कि किस तत्व का ये अयस्क है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। देखिए ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, Al किसका सूत्र होता है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। तो आपके यहां से दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली चीज के एल्युमिनियम के ऑक्साइड का नाम बताइए, बॉक्साइड। एल्युमिनियम के ऑक्साइड के सूत्र बताइए, तो Al2O3.2H2 है कि नहीं, ये बता देना। उसके बाद क्यूप्राइट, ये देखिए Cu2O, ये कॉपर का है। यहां से आप गेस करेंगे कि ये किस तत्व का अयस्क है। ठीक है, जैसे ये आयरन का है, ये भी आयरन का है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया ना कि आप कैसे गेस करेंगे कि ये किस तत्व का अयस्क है। तो कुछ ऑक्साइड अयस्कों के नाम दिए हैं, जैसे बॉक्साइड, हेमेटाइट, क्यूप्राइट और मैग्नेटाइट। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इनको सूत्र सहित याद करें। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट अयस्क, कुछ कार्बोनेट अयस्क भी होते हैं, जैसे कैलेमाइन, इसको जिंक, ये देखिए जिंक का है। ठीक है, जिंक का अयस्क होता है तो वो कार्बोनेट के साथ में पाया जाता है। ठीक है, इसे कैलेमाइन बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट भी आप पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद लाइमस्टोन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये कैल्शियम का अयस्क हो गया, ये जिंक का अयस्क हो गया, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो कार्बोनेट, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है किन्हीं दो कार्बोनेट अयस्कों के नाम बताइए, तब आपको कैलेमाइन या लाइमस्टोन का शब्द का यूज करना। ठीक है, उसके बाद है सल्फाइड अयस्क, मतलब कि सल्फाइड अयस्क में क्या क्या चीजें देखनी है हमें, जिसमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, ऐसे अयस्क जिनमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कार्बोनेट में ना आपको हमेशा CO3 मिलेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन सदैव सभी में मिलेगा, देख लीजिए, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बोनेट का मतलब जिसमें ये CO3 पाया जाता है। ठीक है, और सल्फाइड का मतलब ऐसे अयस्क जिनमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, अब तो आप आसानी से अंतर कर पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ कॉपर पायराइड का सूत्र लिखा हुआ है CuFeS2। ठीक है, ये कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, बहुत पूछा जाता है, याद कीजिएगा इसे, समझिएगा। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट लिखा है, ठीक है, टाइट है। Ag2S, आयरन पायराइड का FeS2। ठीक है, उसके बाद है क्लोराइड अयस्क, हार्न सिल्वर, AgCl। क्लोराइड का मतलब जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, ऐसे अयस्क जिनमें क्लोरीन पाया जाता है उसे क्लोराइड अयस्क कहते हैं। ठीक है, इसमें हार्न सिल्वर हो गया और कार्नेलाइट प्रमुख रूप से नाम लिए जाते हैं। तो भाई देखिए, अब हम लोगों ने इस वीडियो में टोटली क्या क्या चीज देख लिया कि धातुओं की उपस्थिति देखा, दो रूप में पाई जाती है, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। ठीक है, एक और देखा था जिसे मिश्रित अवस्था कहते हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था में भी हमने उदाहरण देखे, संयुक्त में भी और मिश्रित में भी उदाहरण देखे। उसके बाद हमने इस वीडियो में पढ़ा कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खनिज के बाद हम लोगों ने पढ़ा अयस्क के बारे में। ठीक है, कि अयस्क किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक या आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अयस्क के बाद हमने अयस्क का वर्गीकरण किया।
प्रकृति के आधार पर। तो हमने कुछ प्रमुख अयस्कों के बारे में पढ़ा। ऑक्साइड अयस्क जो जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ऐसे अयस्क जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क और क्लोराइड अयस्क। तो इस तरीके से अब हमने पढ़ाई भी की और रिवीजन भी कर लिया है ना। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।